Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 5th of book 2 of class 12th sociology, and as per syllabus it is chapter number 12 as it is mentioned in it. So the name of chapter is change and development in industrial society. Let us start. Basically जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, जो फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, उनके अंदर क्या परिवर्तन आया या उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया, हम वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट हेडिंग इज इमेज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी. देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से समाज में इक्वालिटी प्रमोट होती है, एटलीस्ट इन सम स्फेयर, कुछ स्फेयर में. फॉर एग्जाम्पल, कास्ट डिस्टिंक्शंस डू नॉट मैटर. अब फैक्ट्री के अंदर तो कोई भी काम करे, किसी की जात मैटर नहीं करती. एंड अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो मतलब कि कोई व्यक्ति जो वर्किंग प्लेस पे काम कर रहा है, उसकी कम्युनिटी, उसकी कास्ट मैटर नहीं करती, वहां पे सब क्या है, बराबर है. मोर ऑन ट्रेन्स, बसेस और इन साइबर कैफेज, हर जगह पब्लिक प्लेसेस पर सब स्वतंत्र हैं और सब इक्वल है. आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ऑन द अदर हैंड, older forms of discrimination may persist even in the new factories or workplace setting. देखो, कई बार क्या होता है, कुछ जो कंडीशंस होती है वर्किंग प्लेस की, वहां पे कई बार डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई जॉब निकली है तो एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या चाहेगा कि उसके अपने को जॉब मिले. अगर तो कई बार क्या होता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, नेपोटिज्म, पर हमेशा एग्जिस्ट करे, दैट इज नॉट द नेसेसरी थिंग. While early sociologists saw industrialization as both positive and negative, by the mid-20th century, under the influence of modernization theory, industrialization came to be seen as inevitable and positive. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पॉजिटिवली देखा जाता है. अगर आप 1991 की बात करो, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत के अंदर आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो भी तो बेस्ड किस पे थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन समाज के अंदर रोजगार जनरेट करता है, पर वहीं पे ही अगर हम कैपिटलिज्म को समझने की कोशिश करें, या फिर कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, तो वो क्या कहता है कि सर्वहारा वर्ग, जो पीजेंट क्लास है, वो पुअर रह जाता है. और देखो, एक फैक्ट्री के अंदर काम वर्कर्स कर रहे हैं, पर पैसा कौन कमा रहा है ज्यादा क्वांटिटी में, उसका मालिक. तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, पर हम इसको पॉजिटिवली मानते हैं कि एटलीस्ट इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, द स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन. भारतीय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसकी स्पेशलिटी क्या थी, ठीक है ना, वो हम इसके अंदर देखेंगे. इन डेवलप्ड कंट्रीज द मेजोरिटी आर फॉर्मली एम्प्लॉयड. आमतौर पर डेवलप्ड देशों में, यूएसए, चाइना, इन देशों में जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एम्प्लॉयड है. इन इंडिया ओवर 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड. हमारे यहाँ पे 50% से ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है. सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते, अपने ही खुद के काम करते हैं, जैसे दुकानदार, फल बेचने वाला, बड़ा बिजनेसमैन, ये सब. ओनली अबाउट 14% और 14% ही हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, और 30% इंडिया के अंदर लोग ऐसे हैं जो कैजुअल लेबर है, मतलब दिहाड़ी मजदूर है, सुबह काम करते हैं, शाम पैसा लेते हैं. इकोनॉमिस्ट, इसको समझने के लिए आप और अच्छा, अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी की हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उनमें आप देख सकते हैं 12th क्लास की, आपको पूरी ये समझ में आ जाएगा प्रोसेस. चैप्टर 3 देख लेना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. Economists and other often make a distinctions between the organized or formal and unorganized or informal. अब देखो, दो तरह के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर. याद रखना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता क्योंकि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो होते हैं. अनऑर्गेनाइज में ज्यादा होता है. ऑर्गेनाइज में अलाउंसेस मिलते हैं, फिक्स टाइम पे सैलरी मिलती है, पर अनऑर्गेनाइज में नहीं मिलती. ऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर्स तय होते हैं और एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा पे, पर अनऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते और एक्सप्लॉयटेशन की मात्रा ज्यादा होती है. इन इंडिया, भारत के अंदर
90% से ज्यादा वर्क, वेदर इट इज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, द अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है ना। मेनली पॉपुलेशन कहाँ पे लगी हुई है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अब जो शुरुआती हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करो अगर आप, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड था, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो हम देख रहे हैं इसके अंदर। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आजाद हुआ, द गवर्नमेंट टुक ओवर द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने क्या चाहा कि देश बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की करे। दिस इन्वॉल्व्ड, जैसे इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी अगर हमें देश को तरक्की करवानी है, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, माइनिंग एंड अदर प्रोजेक्ट्स विच ओनली गवर्नमेंट हैड द पावर टू डू, क्योंकि इन ये कॉन्करेंट लिस्ट के काम है और मेनली सरकार को ही इसमें अथॉरिटेटिव बनाया जाता है, एंड पावर टू डू, एंड विच वॉज ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री टू फ्लरिश, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी यहाँ पे फ्लरिश करना था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आप 1948 की इकोनॉमिक पॉलिसी, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखो, हालांकि वो फेल हो गई थी, पर 1956 वाली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके अंदर क्या था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में बेसिकली वो इंडस्ट्री होती थी जो किसके द्वारा चलाई जाती थी, आमतौर पर बाय गवर्नमेंट, तो और शेड्यूल बी में क्या था, और ऐसी 17 इंडस्ट्री थी शेड्यूल ए में जो गवर्नमेंट के अधीन होती थी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके, और बची हुई सारी इंडस्ट्री शेड्यूल 3 में। तो जितने भी इस तरह के डिसीजंस लिए गए वो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए किए गए, क्योंकि एक देश की ग्रोथ इसी चीज पे डिपेंड करती है कि वहां की इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा डेवलप्ड है। दिस द गवर्नमेंट आल्सो ट्राइड टू एनकरेज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थ्रू, और एमएसएमई इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कमेटीज भी बहुत सारी बनाई गई है, जैसे कि कारवा कमेटी, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थी। स्पेशली इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस इन 1991, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड ओनली 28% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, जितनी भी हमारी वर्कफोर्स अवेलेबल है उसका 28% ही बड़ी इंडस्ट्रीज में है। इन मैन्युफैक्चर वाइल द स्मॉल स्केल एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड 72% कहाँ पे है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है, जिनमें लो कैपिटल की जरूरत होती है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंज इन इंडियन इंडस्ट्री। Since the 1990s, however, the government has followed policy of liberalization, privatization, ठीक है, एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेट कंपनीज स्पेशली फॉरेन फर्म्स आर एनकरेज्ड, इनसे फॉरेन फर्म्स को क्या मिला, एनकरेजमेंट मिला कि वो हमारे जैसे देश में आके इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो लेबर है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक उपयोग होती है और वो चीप पड़ती है, तो इसीलिए इंडिया के अंदर क्या होता है, फॉरेन इंडस्ट्रीज एफडीआई के जरिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए आके इन्वेस्ट करती हैं ताकि उनका डेवलपमेंट, उनको अच्छा मुनाफा हो सके। और फिर इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजप्टर 138 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ये भी उनके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। इन्वेस्ट इन सेक्टर्स अर्लियर रिजर्व्ड फॉर, और आप देख लो प्रेजेंट टाइम में जो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हैं वो किस लिए चलाए जा रहे हैं, ताकि जो, या फिर आप देख लो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं वो किस लिए, ताकि फॉरेन इंडस्ट्रीज हमारे देश में आके इन्वेस्ट करे। उसके दो फायदे हैं, हमारे देश को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, ठीक है। रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग टेलीकॉम, सिविल एविएशन, पावर, एटीसी, इसमें दुनिया भर की विदेशी कंपनियों ने पैसा लगाया है। एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन मैनी इंडियन कंपनीज हैव बीन बॉट ओवर बाय मल्टीनेशनल, और लिबरलाइजेशन का प्रोसेस के जरिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज को मल्टीनेशनल एमएनसीज ने खरीद लिया और टाई अप कर लिया। एट द सेम टाइम सम इंडियन कंपनीज आर बिकमिंग मल्टीनेशनल, और कुछ इंडियन कंपनीज मल्टीनेशनल भी बनी है, जैसे टाटा मोटर्स, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। सम इकोनॉमिस्ट डिबेट, कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो डिबेट करते हैं, बट लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन वर्ल्ड वाइड appears to be associated with rising income and inequalities.
जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि देखो ठीक है, आप लोग कह रहे हो इससे रोजगार मिलेगा लोगों को, पर जो मेन मुनाफा है वो तो कंपनी का मालिक ले जाएगा देश से। ऐसे तो हमारा फॉरेन रिजर्व भी घटेगा और हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी क्या होंगी, लोगों के बीच की बढ़ेंगी। और काफी हद तक ये बात ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोबेबली 10 से 15% ही तो प्रॉफिट का शेयर किया जाता है वर्कर्स में, या जो और सैलरी, बाकी तो सब फॉरेन कंपनियां अपने देश में ले जाएंगी। जैसे आप देख लो, बहुत सारी फॉरेन एमएनसीज हैं जो इंडिया के अंदर इस वक्त काम कर रही हैं और ह्यूज प्रॉफिट कमा रही हैं, तो वो सब चीजें। पर उससे क्या है, उससे हमारा फॉरेन रिजर्व पे फर्क पड़ता है। हाउ डू पीपल फाइंड जॉब्स? अब लोगों को नौकरियां कैसे मिलती हैं? लेट अस सी। ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल गेट जॉब थ्रू एडवर्टाइजमेंट। बहुत ही कम नंबर में लोगों को नौकरियां, एडवर्टाइजमेंट निकला कहीं पे और उन्हें मिल गई, ऐसा होता है आमतौर पर। गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दे, प्राइवेट में तो अधिकतर आपने देखा होगा जान पहचान पे ही नौकरियां मिलती हैं, एडवर्टाइजमेंट का कोई मैटर नहीं करता। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपने रोजगार करके बैठे हैं, जैसे हमने 50% अभी पढ़ा था, लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कारपेंटर्स at one end, and teachers who give tuitions, architects and freelance photographers at the other hand, all on personal contact। इन सबको कैसे all rely on personal contact। जितने ज्यादा इनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे उतना ज्यादा इन्हें काम मिलेगा। यहाँ पे अब एडवर्टाइजमेंट या वो सब चीजें इतना मैटर नहीं करता, जिसके जितने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं उसे उतना ज्यादा काम मिल जाएगा। दे होप दैट देयर वर्क विल बी ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर देम। और इन लोगों के लिए इनका वर्क ही इनका क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ी जनसंख्या को नौकरी मिलती है, नहीं। बेसिकली क्या होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स ही मैटर करते हैं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें। ऐसी बात भी नहीं कि अब काबिलियत नहीं मैटर करती, काबिलियत भी मैटर करती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी ऑफ पीपल्स। जॉब रिक्वायरमेंट एज फैक्ट्री वर्कर्स टेक्स अ डिफरेंट पैटर्न। फैक्ट्री वर्कर्स की अगर हम बात करें, इन द पास्ट मैनी वर्कर्स गोट देयर जॉब थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स। जैसे कंपनियां क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती हैं कि आप लोग हमें इतनी लेबर प्रोवाइड करवाओगे। अब वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लेबर लाएगा कहाँ से? बेसिकली वो अपने नॉन पर्सन को ही लाएगा, गाँव से या जो भी उसके जानने वाले हैं। तो ऐसे कंपनियां क्या करती थी, हायर करती थी वर्कर्स को। मैनी वर्कर्स आल्सो एक्सपेक्ट दैट दे कैन पास ऑन देयर जॉब टू द चिल्ड्रन। और कुछ वर्कर्स तो ऐसे एक्सपेक्ट भी करते थे कि भाई आज हम नौकरी कर रहे, कल को जब मैं छोड़ूंगा मेरे बच्चे को मिल जाएगी। मैनी फैक्ट्रीज एम्प्लॉय बदली वर्कर्स। बदली वर्कर्स वर्क्स एज ए सब्सटीट्यूट। अगर एक वर्कर छोड़ के जा रहा है तो उसकी जगह दूसरे को ले आए, ठीक है ना, ताकि काम चलता रहे। फॉर रेगुलर परमानेंट वर्कर्स हु आर ऑन लीव, जो छुट्टी पर है, जैसे मान लो मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं वहां पे परमानेंट हूँ, पर मैं 3 दिन की छुट्टी पे चला गया। अब 3 दिन की छुट्टी पे मतलब 3 दिन का काम पेंडिंग तो रहेगा ही नहीं, तो मेरी जगह पर 3 दिन का कोई बदली वर्कर आकर मेरे लिए मेरी जगह काम करेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैव 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो देखो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक तो जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपना काम खोल के बैठो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। The scheme of the government of India like Stand Up India scheme and Make in India are program by which employment and self employment will become possibly। इससे क्या होता है, इन 2 स्कीम के जरिए सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रोजगार को क्या करने की कोशिश की है, प्रमोट करने की कोशिश की है। These are positive signs for creating economic potential amongst the demographic dividend of India। और इन पॉलिसीज के जरिए हम भारत को सशक्त भारत बना सकते हैं ताकि और ज्यादा से ज्यादा रोजगार जनरेट हो। हाउ इज वर्क कैरीड आउट? अब काम होता कैसे है? द बेसिक टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू कंट्रोल वर्कर्स। देखो एक मैनेजर का बेसिक टास्क है कि वो अपने वर्कर्स को क्या रखे, कंट्रोल एंड, और उनसे ज्यादा काम निकलवाए। देयर आर 2 more ways of making workers produce within a given time period। अब 2 तरीके हैं इस चीज को करने के, उनसे ज्यादा काम करवाने के। 1 कि भाई उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, या फिर दूसरा द अदर इज टू इंक्रीज द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस विद इन द गिवन टाइम पीरियड। कि भाई तुम्हें इतने, पहले मान लो एक आदमी 8 घंटे में 10 बंडल बनाता था, पर अब हमने कह दिया कि भाई तेरे को 8 घंटे में ही 15 बंडल बनाने हैं। एक तो तरीका है ये, या फिर उसको कह दो कि भाई आज से तू 10 घंटे काम करेगा। दूसरा तरीका है ये, या तो समय का वो बढ़ा दो टाइम बाउंडेशन, या फिर कम टाइम बाउंडेशन में ही ज्यादा वर्क। अब यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन वाली स्थिति है ये भी याद रखना।
मशीनरी हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मशीनों की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, बट इट आल्सो क्रिएट डेंजर दैट इवेंचुअली मशीन्स विल रिप्लेस, पर इससे खतरा क्या है कि जब मशीनें आएंगी तो वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो इस कम्पिटेटिव वर्ल्ड में क्या चाहता है कि उसकी लागत कम से कम आए। अब उसकी लागत कम से कम कब आएगी? जब वो मिनिमम वर्कर्स रखेगा और उनसे मैक्सिमम काम लेगा। बोथ मार्क्स एंड महात्मा गांधी सा मैकेनाइजेशन एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स का यही मानना था कि मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण रोजगार के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि वो वर्कर्स को सिस्टम से आउट करेगा। द मोर मैकेनाइज्ड और इंडस्ट्री गेट द फ्यूअर पीपल और आर एम्प्लॉयड, जितनी ज्यादा मशीनें होंगी उतने ही लोगों की कम जरूरत पड़ेगी, बट दे टू हैव टू वर्क एट द पेस ऑफ द मशीन, या फिर लोगों को मशीन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे कि कहने का मतलब है कि जितनी ज्यादा मशीनें आएंगी उतने वर्कर्स कम रखे जाएंगे, और जितने रखे जा रहे हैं उन्हें भी उतनी तेजी से काम करना है जितनी तेजी से मशीनें काम कर रही हैं। One important debate in sociology is whether industrialization and shift to services and knowledge-based work like it leads to greater skills in the society. We often hear the phrase knowledge economy to describe the growth of IT sector in India. कई बार क्या होता है कि स्किल्स भी मैटर करती है। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज्यादा स्किल्स होती हैं वो उतना ज्यादा अपने लिए रोजगार के मतलब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल IT सेक्टर की बात कर लो आप, या फिर अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है पर वो स्किल्स बहुत ज्यादा रखता है तो उसके जरिए भी वो क्या है, रोजगार के अपॉर्चुनिटीज पा सकता है। इसीलिए तो भारत के अंदर स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया था, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल ट्रेंड कर सकें और वो अपने लिए रोजगार पा सकें। द फेमस सोशोलॉजिस्ट हैरी ब्रेवरमैन आर्ग्यूज दैट द यूज ऑफ मशीनरी एक्चुअली डी स्किल्स वर्कर्स। वो ये कहते हैं कि जैसे मशीनें आएंगी ना तो वर्कर डी स्किल्स होंगे, वो अपनी स्किल्स को भूलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब मशीनें उनकी जगह काम करेगी और वो घर बैठ जाएंगे क्योंकि नौकरियां चली जाएंगी, तो वो धीरे धीरे क्या होगी, उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। ऐसा हैरी ब्रेवरमैन का मानना था। एग्जाम्पल, अर्लियर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स हैड टू बी सिंगल ड्रॉट्समैन, नाउ द पहले उन्हें सब कुछ अपने हाथ से नक्शे बनाने पड़ते थे, पर अब किस पे है, कंप्यूटर पे जल्दी जल्दी नक्शे बन जाते हैं। तो वो चीज। वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं? द गवर्नमेंट हैज पास्ड अ नंबर ऑफ लॉज, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए वर्किंग कंडीशंस को अच्छा करने के लिए, टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशंस। पर आप जानते ही हैं फैक्ट्रीज में या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे वर्किंग कंडीशन कितनी बुरी हैं। कोयल माइंस अलोन एम्प्लॉय 5.5 लाख वर्कर्स कोयले की खदानों में काम कर रहे हैं। द माइन एक्ट 1952 स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, ये कानून बना था, इसके अंदर ये बताया गया था कि एक मजदूर कोयले की खदान में कितने घंटे काम करेगा, कितने दिन काम करेगा और कितना उसको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, वो सब चीजें। और सेफ्टी रूल्स क्या होंगे, लेबर लॉज, लेबर डिपार्टमेंट्स भी हैं गवर्नमेंट के अधीन जो इनके लिए काम करते हैं मजदूरों के लिए। द रेट ऑफ माइनिंग एक्सीडेंट इन इंडिया इज वेरी हाई कंपेयर टू अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया में जो खदानों में मतलब कि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सही से रूल्स एंड रेगुलेशंस या सेफ्टी इक्विपमेंट्स मजदूर यूज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अवेलेबल ही नहीं होते। स्ट्राइक्स एंड यूनियंस इन रेस्पॉन्स टू, अब मजदूर कैसे अपनी बात को उठाएगा, हड़ताल करके। इन रेस्पॉन्स टू हार्श वर्किंग कंडीशन, इतनी बुरी वर्किंग कंडीशन की वजह से वर्कर्स किस पे चले जाते हैं, स्ट्राइक्स पर। इन अ स्ट्राइक वर्कर डू नॉट गो टू वर्क, जब हड़ताल पर होते हैं तो वो काम करने नहीं चाहते। इन अ लुकआउट द मैनेजमेंट शट द गेट एंड प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम कमिंग, और फिर मैनेजमेंट क्या करती है, गेट्स को बंद कर देती है ताकि वर्कर्स अंदर ना आ पाए। टू कॉल अ स्ट्राइक इज डिफिकल्ट डिसीजन, अब स्ट्राइक डिफिकल्ट डिसीजन इसलिए क्योंकि जो रोज का कमाने वाला है उसको तो खाना तभी मिलेगा ना जब वो मेहनत करके खाएगा, तो अब वो काम तो कर नहीं रहा है और स्ट्राइक पर चला गया तो उसके लिए सर्वाइवल क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। इन अ स्ट्राइक वर्कर डू नॉट गो टू वर्क, ये हो चुका है। टू कॉल अ स्ट्राइक इज डिफिकल्ट डिसीजन एज मैनेजर में ट्राई टू यूज सब्सटीट्यूट लेबर, अब वो क्या करेगा, वो ये कहेगा मैनेजर की अच्छा तुम लोग नहीं आना चाहते, करो हड़ताल, वो दूसरे वर्कर्स को ले आएगा जिन्हें हम बदली वर्कर्स कहते हैं। वर्कर्स आल्सो फाइंड इट हार्ड टू सस्टेन देमसेल्व्स, अब वर्कर्स के लिए भी ये मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे हड़ताल कंटिन्यू करें बिना रोजी रोटी कमाए, क्योंकि परिवार को भी चलाना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बीरा, इस एक्ट को बीरा याद रखिएगा, यूनियन हैड टू बी अप्रूव्ड, कोई संगठन बन रहा है वर्कर्स का तो उसे अप्रूव्ड होना पड़ेगा, एंड द ओनली वे इट कुड बी अप्रूव्ड वाज इफ इट गेव अप द
आइडिया ऑफ स्ट्राइक, और कब वो अप्रूव्ड होगा, जब वो स्ट्राइक्स नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बाय गांधी वाज द फर्स्ट ट्रेड एसोसिएशन, ये पहली एसोसिएशन थी, इसका भी नाम आप याद रखिएगा। बॉम्बे टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक 1982, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज और फॉर दिस यूपीएससी। दीज क्वेश्चंस आर, मतलब कि जब जनरल स्टडीज का आप मेंस का एग्जाम दोगे ये पूछता है। इट वॉज लीड बाय द ट्रेड यूनियन लीडर डॉक्टर दत्ता सामंत, इनका नाम आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इफेक्टेड अराउंड 2.5 लाख वर्कर्स और उनके परिवार इस स्ट्राइक से इफेक्ट हुए थे। ट्रेड यूनियन एसोसिएशन फॉर्म टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दे वांटेड हायर वेजेस। और जो ट्रेड यूनियन थी वो वर्कर्स का भला चाहती थी और वो चाहती थी कि वर्कर्स को हाई वेजेस मिले। राष्ट्रीय मील मजदूर संघ ट्रेड यूनियन सपोर्टेड बाय कांग्रेस इन 1982 ये बनी थी। द यूनियन नीड टू बी अप्रूव्ड, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होनी थी। दिस एक्ट वाज गिवन बाय बीरा, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत उन्हें अप्रूव्ड होना था। स्ट्राइक कंसिस्ट ऑफ 1000 वर्कर्स, दे मे नॉट गेट बैक देयर जॉब्स बैक। अनफॉर्चुनेटली जब वो अपने काम हड़तालों पर चले गए और काम पर नहीं गए थे तो वो उन मील को तो अपना काम चलाना था, तो वो बदली वर्कर्स को ले आए उनकी जगह। इसका परिणाम ये हुआ, अब बदली वर्कर सब्स्टिट्यूट बन के उनकी जगह आके काम कर रहे हैं, वो 1000 वर्कर्स की नौकरियां चली गई। आफ्टर 2 years द स्ट्राइक वाज अ फेलियर। अब 2 साल तक वो मजदूर कैसे सरवाइव करे होंगे, ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि एक मजदूर तो भाई सुबह काम करता है, शाम को उसको रोटी तभी मिलती है। तो ये चीज, मैनी वर्कर्स डिड नॉट गेट देयर जॉब बैक। वो 2 साल तक हड़ताल करने के बाद उन्हें अब उनकी नौकरियां वापस नहीं मिली, बहुत ही कम लोगों को वापस मिली। वर्कर्स वेंट बैक टू देयर विलेज, वो अपने गांव में चले गए और मतलब और काम ढूंढने लगे। तो क्या फायदा हुआ इस स्ट्राइक का? क्यों? देखो, मेन कंसेप्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक वर्कर स्ट्राइक पे जाता है, कहने का मतलब ये है उसकी सब्स्टिट्यूट ही इतने ज्यादा अवेलेबल है कि उसकी जगह इजीली किसी और को लाया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे अगर वो स्ट्राइक पे जा रहा है तो उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट या फिर पब्लिक का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें सबसे बड़ी बात ये सोचनी है कि एक वर्कर को स्ट्राइक पे जाना ही क्यों पड़ रहा है, क्यों उसे पहले ही उसकी कंडीशन जो एज पर गवर्नमेंट लॉ है फुलफिल कर दी जाए तो उसे स्ट्राइक पे जाना ही नहीं पड़ेगा। ये चीज, वर्कर्स वेंट बैक टू देयर विलेज, वो अपने गांव वापस चले गए नौकरियां ढूंढने या फिर कुछ और कामों में, क्योंकि सर्वाइवल तो करना ही था। सम वर्कर्स वेंट टू अदर विलेज फॉर वर्क इन फैक्ट्रीज, कुछ दूसरे गांव में चले गए या दूसरे शहरों में काम करने चले गए। कुछ कैजुअल वर्कर्स बन गए, कुछ माइग्रेट करके अपने परिवारों में वापस चले गए। और देखो, अब एक माइग्रेशन होता है ना जब किसी वर्कर का, तो उसका पूरा परिवार भी इफेक्ट होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम उसके आंसर दे देंगे। और अगर कहीं पे लिखने में मिस्टेक हुई है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा और अपने नोटबुक में उसको सही लिख लीजिएगा। देखिए, लिखा जाता है तो मिस्टेक, रिटर्न मिस्टेक हो जाती है, पर अगर आप समझ ले रहे हैं उसको तो अपनी नोटबुक में सही लिखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो और बाकी देखिए स्टूडेंट, हमारा कोई भी इंटेंशन आपको किसी भी तरीके से हर्ट करने का नहीं है। ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ही ऐसा है कि समाज के बारे में संरचना और उसके बारे में पढ़ना है, तो इसलिए अगर फिर भी हमारी किसी बात से आप हर्ट हुए तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करने का। बाकी आप इस चैप्टर के नोट्स बना लीजिएगा और अगर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपना और अपने फादर मदर का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।